इस वीडियो में हम लोग मुंह के आसपास की स्किन के कालापन होने के कारण और उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो मुंह के आसपास होने वाले कारण, जो भी कालापन करने वाले कारण हैं, उनकी लिस्ट जो है बहुत बड़ी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब जो लार कुछ लोगों के सोते समय मुंह के किनारे से लार निकलने की टेंडेंसी होती है। तो जो लार होता है हम लोगों का वो इरिटेंट होता है, मतलब स्किन को एक मायने में बहुत हल्का सा बर्न करने जैसी टेंडेंसी होती है। तो इस वजह से लार जो है किनारे किनारे से निकलता है तो दो काले रंग की लाइन बन जाती है, तो उसकी वजह से कालापन हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है लिप लीकिंग डर्मेटाइटिस, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने होठों से अपने जीभ से होठों को छूना या जीभ को दांतों के नीचे दबाना। ऐसे लोग, कुछ लोग छुएंगे, कुछ लोग दांतों पे दबाते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, बात करते समय भी ऐसे करते रहेंगे। तो फिर से जो सलाइवा वाली हमने बात की, लार वाली, तो वो लार इस एरिया पे लगती है और इस यहाँ की स्किन को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से स्किन काला पड़ने की चांसेस होते हैं। तो इसको बोलते हैं लिप लीकिंग डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट जो कॉज होता है वो होता है पेरी ओरल डर्मेटाइटिस। तो ये जो होता है ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसमें मुंह के आसपास छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं और उन दानों में खुजली और जलन होती है। नेक्स्ट जो कॉज होता है वो होता है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन। तो स्टीरॉयड, कुछ लोग इस स्किन को, चेहरे को या स्किन को गोरा करने के लिए या सुंदर बनाने के लिए तमाम तरह के स्टीरॉयड क्रीम का अब्यूज़ करते हैं। तो उस स्टीरॉयड क्रीम की वजह से छोटे छोटे दाने हो सकते हैं और वो दाने सूखने के बाद काला निशान छोड़ सकते हैं। और स्टीरॉयड अब्यूज़ अपने देश में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण में से एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन डार्क तो होती ही है, साथ में स्किन मोटी हो जाती है और खुरदुरी भी हो जाती है, वेलवेटी टेक्सचर की हो जाती है, खुरदुरी वेलवेटी टेक्सचर की। तो मुंह के पास कालापन लेट स्टेज में आता है। अधिकांश लोगों को इससे पहले कान की स्किन काली पड़ जाती है, मोटी हो जाती है, गर्दन की स्किन काली पड़ जाती है, मोटी हो जाती है, और माथे की स्किन पर इसी तरह का पिगमेंटेशन आ जाता है। इसके बाद ही मुंह के आसपास, मतलब काफ़ी सीवियर एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो तो मुंह के आसपास भी ये पिगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। तो ये ज़्यादातर मोटे लोगों में और डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिनेरियो हो, उस सिचुएशन में ये देखने को मिलता है। तो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण उभर रहा है। जैसे जैसे हम लोग का लाइफस्टाइल सीडेंटरी होता जा रहा है, तो उस वजह से ये कारण भी काफ़ी सामान्य होता जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है मैकुलर एमाइलोइडोसिस। तो मैकुलर एमाइलोइडोसिस जो होती है ये एक अनकॉमन कॉजेज में से है, असामान्य कॉजेज में से है। जो मैकुलर एमाइलोइडोसिस है वो बीमारी असामान्य नहीं है, यहाँ पर होना रिलेटिवली असामान्य है। ये साधारणतः जो हाथ की स्किन है, हाथ की एक्सटेंसर साइड, अंदर वाली नहीं बाहर वाली साइड, और पीठ की स्किन, इस पे बहुत सामान्य तरीके से काला स्किन करती है, डैमेज पहुंचाती है, लेकिन मुंह के पास कभी कभी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो कॉमन इसका कॉज होता है वो होता है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। तो फिक्स्ड ड्रग इरप्शन रिलेटिवली कॉमन कॉजेज में से है। तो फिक्स्ड ड्रग इरप्शन का मतलब ये है कि आपने कोई दवाई ली और वो दवाई आपको रिएक्शन की और उस वजह से वहाँ पे हल्का सा रेड रैश आया, और जब रेड रैश हील हुआ तो पिगमेंटेशन छोड़ गया। तो होंठ और होंठ के आसपास की स्किन पे फिक्स्ड ड्रग इरप्शन बहुत ही कॉमन कॉजेज में से है। तो जिसमें कि प्रमुख दवाइयाँ जो होती हैं, दर्द की दवाइयाँ, पेट की दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामोल, पेट की दवाइयों में जो एंटीबायोटिक्स है जिसमें ओफ्लॉक्सेक्सिन, नॉरफ्लॉक्सेक्सिन, ये सब एंटीबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन कॉजेज हैं। नेक्स्ट जो कॉज होती है वो होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है उसको सीधे शब्दों में बोला जाए तो एलर्जी। तो एलर्जी लगाने वाली चीज़ों से, जैसे कि काफ़ी जो लोग यहाँ पे लिपस्टिक लगाते हैं, इसी तरह से टूथपेस्ट और भी जो सामान लगाने वाली चीज़ हैं उनसे भी एलर्जी पैदा हो सकती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होती है। सेबरिक मेलानोसिस। सेबरिक मेलानोसिस जो होती है सेबरिक डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी से जुड़ी होती है। तो जो डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम आपको ज्ञात होगी सिर में, वही प्रॉब्लम आईब्रोज पर भी उतर सकती है, साइड ऑफ नोज पर भी उतर सकती है, आई लैसेस को अफेक्ट कर सकती है, चिन के पास वाले एरिया को अफेक्ट कर सकती है। तो वही पिगमेंटेशन सेबरिक मेलानोसिस के नाम से जाना जाता है। तो सेबरिक मेलानोसिस रिलेटिवली कॉमन कॉजेज में से है। तो इसमें लोगों के नाक के पास की स्किन काली हो जाती है और चिन के पास की स्किन काली हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉज होता है वो होता है पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन। तो पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन जो होती है, ये लाइन साधारणतः लोगों के इस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये डब्ल्यू शेप में या एच शेप में देखने को मिलती है पिगमेंटेशन। और कई बार साधारणतः लोग छाही मेलेज्मा नाम की बीमारी से भी कंफ्यूज हो जाते हैं पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन को। लेकिन पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन एक अलग परेशानी है
और ये जो लाइन होती है ये होती तो है बचपन से, लेकिन अधिकांश लोगों में उभर करके आती है जब वो एडोलेसेंस वाले फेज में पहुंचते हैं, तब प्रौढ़ावस्था में जब पहुंचते हैं तब। तो ये लाइन कभी कभी मुंह के आसपास वाली एरिया में भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कॉज होता है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल मतलब कि कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी इस तरह का मुंह के आसपास की स्किन काली पड़ सकती है, जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी एक महत्वपूर्ण कॉज होता है। इसके अलावा हो सकता है कारण कॉन्स्टिट्यूशनल, कि मतलब किसी के परिवार में ही हिस्ट्री है चेहरे के आसपास की स्किन के काला होने की, तो वो भी आपके बच्चों में भी वो पिगमेंटेशन का कारण बन सकती है। एक और कॉज होता है एडिसन्स डिजीज, तो इसमें भी स्किन आसपास की काली हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी रेयर कॉजेज में से होता है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न होता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो, तो इसकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपका हिस्ट्री डिटेल में लेता है। जैसे कि लिप लीकिंग डर्मेटाइटिस में यदि पूछा जाएगा हिस्ट्री में, तो बार बार होंठ को चाटने की टेंडेंसी मिलेगी। रूलिंग ऑफ सलाइवा में घर के लोग बता सकेंगे कि लार छूने की इनकी टेंडेंसी होती है। तो इस तरह से डिटेल हिस्ट्री लेकर के आपका डॉक्टर डायग्नोसिस पे पहुंच सकता है। ज़रूरत पड़ने पे कुछ दवाइयों की भी हिस्ट्री लेगा कि कुछ आपने यदि दवाइयाँ कुछ दिन पहले खाई हों, दवाइयों का रिएक्शन चेक करने के लिए। इसी तरह से ज़रूरत पड़ने पे कुछ जांच भी करवा सकता है, विशेष करके जैसे विटामिन डिफिशियंसी की सस्पिशन है तो उस कंडीशन में विटामिन B12 की टेस्ट कराया जा सकता है, और कुछ केसेस में स्किन बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ और भी टेस्ट होते हैं ज़रूरत पड़ने पे, जैसे पैच टेस्ट, इस तरह के टेस्ट भी डॉक्टर करा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न होता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो इसमें ट्रीटमेंट जो कॉज है उस कारण पर बिल्कुल फोकस्ड रहेगा। जैसे पेरी ओरल पिगमेंटेशन तो एक जनरल टर्म हो गया, मुंह के पास होने वाला कालापन, लेकिन इसका जितने कारण मैंने गिनाए हैं तो उन कारण का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। कोई ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म अप्रोच होगा, कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। जैसे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को थोड़ा सा कॉन्शियसली हैबिट चेंज करना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना होगा, जैसे वैसलीन पेट्रोलियम जेली। सोने से पहले आप इस एरिया को सील कर सकते हैं, ऑक्लूड कर सकते हैं, तो जिससे लार डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगी और स्किन को बर्न नहीं करेगी। इसी तरह से ब्लेंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें खुशबू ना हो, जिसमें फ्रेग्रेंस, कलर, ये सब मिलावटी चीज़ें ना हो, तो वो स्किन को आपकी इरिटेट नहीं करेंगी। इसी तरह से लिप लीकिंग डर्मेटाइटिस में हैबिट मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार व्यक्ति अनकॉन्शियसली, मतलब उसको खुद भी ज्ञात नहीं है, और वो होंठ को चबाने लगा या फिर होंठ को चाटने लगा, लीक करने लगा, तो उस कंडीशन में साथ वाले लोगों को, घर वाले लोगों को भी पॉइंट आउट करना होता है जब भी व्यक्ति ऐसा करे, तो मतलब उसे टोक देना है कि देखो आप ऐसा कर रहे हो। तो इससे हैबिट ब्रेक होता जाता है और प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती जाती है। और इसमें भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और ज़रूरत पड़ने पे एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स जैसे कि टैक्रोलिमस, इस तरह के ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो पेरी ओरल डर्मेटाइटिस है या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डर्मेटाइटिस है, तो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड में तो आपको स्टीरॉयड क्रीम बिल्कुल बंद कर देना होगा, और इस कंडीशन में आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स जैसे कि टैक्रोलिमस काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। नेक्स्ट जो कॉज था एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, तो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और ये डिसऑर्डर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और अधिकांश केसेस में ज़्यादा मोटे लोगों में देखा जाता है। तो इस कंडीशन में कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने वाली दवाइयाँ, जैसे कि मेटफॉर्मिन नाम की दवाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो दवाई डायबिटीज़ में यूज़ होती है, लेकिन इस बीमारी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में डॉक्टर मेटफॉर्मिन 6 से 9 महीने या साल भर के लिए दे सकता है। तो जब एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में मेटफॉर्मिन नाम की दवाई प्रिस्क्राइब की जाएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है या डरना नहीं है कि डायबिटीज़ वाली दवाई मुझे क्यों दे दी गई, क्योंकि आप काफ़ी लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अरे कहीं गलती से तो दवाई ये नहीं दे दी डॉक्टर ने, ये तो डायबिटीज़ में, और दुकान पे जब खरीदने जाते हैं तो वो बोलेगा कि ये डायबिटीज़ की दवाई है, तो फिर आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाता है कि अरे ये कैसे मेरे को डायबिटीज़ की दवाई, मुझे तो शुगर है नहीं, मुझे क्यों दे दिया। लेकिन ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये आपका डॉक्टर देगा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। एक ही दवाई तमाम तरह की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेट रिडक्शन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, तो ये सब चीज़ें आपके एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस को करेक्ट करेगी। मैकुलर एमाइलोइडोसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें उसको ट्रीट कर पाना एक टफ काम होता है, बहुत ही टफ काम होता है। उसमें कॉलचिसिन नाम की दवाइयाँ, तमाम हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, लिक्विराइस, इस तरह की तमाम क्रीम्स यूज़ की जाती हैं, हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स। लेकिन इस सब के बाद भी कई बार ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट रह जाता है और प्रॉब्लम जाती नहीं है। इसी तरह से सेबरिक मेलानोसिस भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है डॉक्टर के लिए भी और मरीज़ के लिए भी। इसमें टैक्रोलिमस और तमाम तरह के हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स, जैसे बात हुआ था कोजिक एसिड,
ग्लाइकोलिक एसिड, लिक्विराइस, हाइड्रोक्विनोन, तमाम तरह के क्रीम्स आपका डॉक्टर देगा। लेकिन कई बार तमाम तरह के ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत सुंदर रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन में कुछ केमिकल पील्स भी उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि कोजिक एसिड पील, ग्लाइकोलिक एसिड पील, आर्जिनिन पील, तमाम तरह के पील सब अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ये दोनों परेशानी, सेबरिक मेलानोसिस एंड मैकुलर एमाइलोइडोसिस, ये दोनों प्रॉब्लम कभी कभी एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उस कंडीशन में फिर कॉस्मेटिक मेकअप या फिर डिजीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है मरीज को, मतलब कि बीमारी को स्वीकार करना कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी। तो कई बार उसमें मरीज इधर उधर भागता है, इस डॉक्टर नहीं ठीक हुआ तो दूसरे डॉक्टर के यहाँ। तो उस कंडीशन में बीमारी को स्वीकार करना भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा होता है। फिक्स ड्रग इरप्शन है यदि कॉज, तो उसमें दवाई को आइडेंटिफाई करना होता है और उस दवाई को हमेशा के लिए बंद कर देना होता है, कभी नहीं दोबारा लेना होता है। क्योंकि वो दवाई, जैसे पैरासीटामॉल से आपको फिक्स ड्रग इरप्शन हुआ, तो उस कंडीशन में यदि आप पैरासीटामॉल दोबारा कभी भी लेते हैं 5 साल 10 साल के बाद, तो वो फिर से वो स्किन रेड हो जाएगी और वहाँ की स्किन फिर ब्लैक हो जाएगी। तो फिक्स ड्रग इरप्शन के कंडीशन में ड्रग को आइडेंटिफाई करना, जो पॉजिटिव ड्रग है, जी किस दवाई से ये एलर्जी हुई है, उस ड्रग को जानना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उससे उस ड्रग को आइडेंटिफाई आपका डॉक्टर कर लेगा। जरूरत पड़ेगा तो ड्रग प्रोवोकेशन टेस्ट भी किया जाता है, मतलब ड्रग के द्वारा ही रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उस दवाई को आपको हमेशा दूरी बना लेनी है। इसी तरह से जो कॉस्मेटिक डर्मेटाइटिस है, तो उसमें आपको टूथपेस्ट चेंज करना पड़ेगा, जो लिपस्टिक है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो लगाने वाली चीज़ें हैं उन्हें चेंज करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पे शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स, लगाने वाली स्टीरॉइड क्रीम, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स जैसे टैक्रोलिमस, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये सब भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के केसेस में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन B12 सप्लीमेंट। ये सब केसेस रैपिडली और तेज़ी से रिकवर होते हैं, मतलब इनमें रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आता है। नेक्स्ट जो कॉज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइन, तो ये दोनों कंडीशन भी एक डिफिकल्ट कंडीशन है, मतलब इनको भी ठीक कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इन पिगमेंटेशन को कम तो कर दिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक कर पाना बहुत ही टफ काम है और अधिकांश केसेस में आधा अधूरा ही रिस्पॉन्स आता है। और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर आपका लेज़र भी यूज़ कर सकता है। जैसे हमने पील्स की बात की, उसी तरह से लेज़र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लेज़र भी इसमें बहुत कारगर टेक्निक के तौर पर नहीं देखी जाती है। तो इस तरह से तमाम तरह से पहले मुंह के आसपास के पिगमेंटेशन में तमाम तरह के काजेज जो हैं उनमें से डायग्नोसिस पक्का की जाती है डॉक्टर के द्वारा, फिर आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर देगा और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कुछ केसेस में पूरी तरह नहीं ठीक होती है, तो उस कंडीशन में कंसीलर, मेकअप या फिर डिजीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ लोग घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, तो घरेलू ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे ऑप्शंस तो नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे टोमेटो का क्रश या टोमेटो का जूस यूज़ किया जा सकता है, पपाया यूज़ किया जा सकता है, हनी एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड एक माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है, माइल्ड हाइपोपिगमेंटिंग एजेंट होता है, तो इस वजह से भी हेल्प करता है। तो इनको आप कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यदि इनसे नहीं हेल्प मिले तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग बेसन और नींबू पर जोड़ देते हैं, लेकिन बेसन और नींबू काफ़ी लोगों में, सभी लोगों को सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को सूट कर जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों में स्किन को ड्राई करता है और स्किन को इरिटेट कर देता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।